हम सब अक्सर सफलता और महारत इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम इसी फर्क की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये फर्क समझना मुझे लगता है आज की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, सफलता एक घटना हो सकती है, एक मंजिल जो शायद जल्दी मिल भी जाए। लेकिन महारत वो कोई मंजिल नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, एक बहुत लंबी और सच कहूं तो अक्सर अकेली यात्रा। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन साफ है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि दुनिया के महान लोग हाँ। वो असाधारण बने कैसे, उनकी सफलता के पीछे का राज क्या था, क्या वो सिर्फ किस्मत थी या फिर एक सोची समझी प्रक्रिया जिसका हम सब पालन कर सकते हैं। सिस्टम है ना। हाँ, एक सिस्टम। तो चलिए इस प्रक्रिया को खोलते हैं। स्रोत के मुताबिक पहला कदम है अपनी असली बुलाहट को पहचानना, अपनी कॉलिंग। हाँ, रॉबर्ट ग्रीन इसे नेचुरल इंक्लिनेशन कहते हैं, यानी एक स्वाभाविक झुकाव। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी पैशन को फॉलो करो। लेकिन यहीं पर ना पहली प्रैक्टिकल समस्या आती है। क्या? ग्रीन कहते हैं कि बचपन की रुचियों में झांको, पर उन लोगों का क्या जिनके पास कई झुकाव हैं, या उससे भी जरूरी सवाल, उन लोगों का क्या जिन पर आर्थिक या सामाजिक दबाव इतना ज्यादा है कि वो अपनी बुलाहट के बारे में सोच भी नहीं सकते। सही बात है। उन्हें तो वो करना पड़ता है जिससे घर चलता है कि नहीं? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है और स्रोत इस बात को सीधे तौर पर न सही पर घुमा के छूता है। देखो, ग्रीन का तर्क ये नहीं है कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़कर पेंटर बन जाएं। उनका कहना है कि पहले उस आवाज को उसको पहचाने तो सही। हो सकता है आप उसे अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा सा समय दें। अच्छा, साइड में। हाँ, मुद्दा उस चिंगारी को जिंदा रखने का है, क्योंकि बिना उस अंदरूनी खिंचाव के जब यात्रा मुश्किल होगी, और वो होगी ही, तो आपके पास टिके रहने की कोई वजह नहीं बचेगी। सही है। पैसा या शोहरत वो आपको बोरियत और निराशा के दौर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। मतलब ये एक दिशा सूचक की तरह है, एक कंपस। जरूरी नहीं कि आपका पूरा नक्शा हो। Exactly. आपकी स्वाभाविक रुचि आपको बस ये बताती है कि किस दिशा में ऊर्जा लगाने से आपको थकान के बजाय ताजगी महसूस होगी, और अगर नींव इस पे रखी है तो इमारत मजबूत बनती है। क्योंकि जब काम आपको अंदर से खींचता है तो आप उसमें घंटों बिना थके लगे रह सकते हैं। हाँ, और यही जुनून लंबे खेल में आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। और एक बार जब ये दिशा मिल जाती है, तब दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे स्रोत अप्रेंटिसशिप फेज कहता है। सीखने का दौर। हाँ, सीखने का दौर। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सबसे मुश्किल चरण लगता है। अपने अहंकार को, अपने ईगो को एक तरफ रखना, ये मानना कि मुझे कुछ नहीं पता, ये बहुत कठिन है। खासकर तब जब आपको लगता है कि आप कुछ तो जानते ही हैं। हाँ। और आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत के मुताबिक यही वो फिल्टर है जो ज्यादातर लोगों को बाहर कर देता है। आज की दुनिया में हर कोई विशेषज्ञ बनना चाहता है, वो भी रातों रात। हम कुछ ऑनलाइन कोर्स करते हैं और अपने बायो में एक्सपर्ट लिख देते हैं। हाँ, होता है। लेकिन हम इस चुपचाप सीखने वाले दौर को उसको छोड़ देते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा है। उसे कॉग्निटिव इंट्रेंचमेंट कहते हैं। ये क्या होता है? थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि जब आप किसी विषय के बारे में शुरुआती सतही जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो आपका दिमाग उसी जानकारी में जम जाता है। अच्छा। ये आपको भविष्य में नए और गहरे विचारों को अपनाने से रोकता है। आप अपने छोटे से ज्ञान के कुएं में ही खुद को विशेषज्ञ मानने लगते हैं। अरे वाह! इसलिए ये जो सीखने का दौर है, इसे छोड़ना आपके भविष्य में सीखने के रास्ते भी बंद कर सकता है। ग्रीन कहते हैं, कम बोलो, ज्यादा निरीक्षण करो। ऑब्जर्व करो। इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस क्षेत्र के छिपे हुए नियमों और पैटर्न्स को समझना। मतलब ये सिर्फ स्किल सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को समझने के बारे में है जिसमें वो स्किल काम करती है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि इस दौर में हर काम को गहराई से करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? ऊपरी तौर पर लग सकता है, पर इसका गहरा मतलब है, जब आप छोटे से छोटे काम को भी पूरी लगन से करते हैं, तो आप अपने दिमाग को अनुशासन और गहराई के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। एक आदत बना रहे हैं। हाँ, आप सतहीपन को अस्वीकार करने की आदत डाल रहे हैं। ये नींव है, और बिना इस मजबूत नींव के आप अगले चरण के लिए तैयार ही नहीं हो सकते, जो है अभ्यास और धैर्य। और धैर्य की बात आपने बिल्कुल सही छेड़ी, क्योंकि यही हमारे अगले चरण का केंद्र है।
स्रोत साफ कहता है कि महारत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई नहीं होता। यहाँ बात है लगातार अभ्यास करने की, गलतियां करने की और फिर उनसे सीख कर सुधार करने की। इसमें 10 साल या वो 10,000 घंटे वाली बात का भी जिक्र है। हाँ, लेकिन उस 10,000 घंटे वाले नियम को भी आजकल बहुत गलत समझा जाता है। अच्छा। ये सिर्फ घड़ी देखकर घंटे पूरे करने के बारे में नहीं है, ये डेलिबरेट प्रैक्टिस है। सोचा समझा अभ्यास। हाँ, मतलब आप सिर्फ 100 बार गिटार का एक ही कॉर्ड नहीं बजा रहे हैं, आप उसे बजाते हैं, अपनी गलती सुनते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हर बार थोड़ा बेहतर। हर प्रयास पिछले से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ये एक बहुत ही सचेत और अक्सर थका देने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। कुछ महीने या 1-2 साल में जब असाधारण परिणाम नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि ये रास्ता उनके लिए है ही नहीं। वे महारत के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते, बस बाहर से झांक कर लौट आते हैं। सही कहा। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि यह चरण सिर्फ आपका कौशल नहीं बनाता, ये आपका चरित्र बनाता है। ये बहुत गहरी बात है। जब आप 10 साल तक एक ही चीज पर रोज काम करते हैं तो आप सिर्फ उस काम में बेहतर नहीं होते, आप निराशा से लड़ना सीखते हैं, आप बोरियत को सहना सीखते हैं। आप सीखते हैं कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती, ये उतार चढ़ाव से भरी होती है। ये क्षमता, बार बार एक ही काम को करने और उसमें हर बार कुछ नया खोजने की क्षमता, यही वो मानसिक मजबूती है जो महारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं, बल्कि ये है कि आप दबाव में, बोरियत में या असफलता के बावजूद क्या बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, बिल्कुल। और जब ये कौशल और चरित्र दोनों मजबूत हो जाते हैं तब आता है वो चरण जिसका हर कोई इंतजार करता है। हाँ। चौथा चरण, यानी क्रिएटिव एक्टिव फेज, रचनात्मक सक्रियता का दौर। यहाँ आकर चीजें बहुत रोमांचक हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये रचनात्मकता का दौर तभी आता है जब सीखने के दौर में आपने नियमों को तोड़ने की कोशिश की हो और बुरी तरह फेल हुए हों। अच्छा। असल में रचनात्मकता नियमों को सिर्फ जानने से नहीं बल्कि उनकी सीमाओं को जानने से पैदा होती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि जब कौशल पूरी तरह से आपके अंदर बैठ जाता है, जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि काम कैसे करना है, मसल मेमोरी बन जाती है। हाँ, तब आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाने के लिए आजाद हो जाता है। और ये पंक्ति देखिए, अब आप नियम नहीं बनाते, नियम बनाते हैं। क्या बात है। यहीं से किसी व्यक्ति की असली मौलिक पहचान बनती है। सही है। देखो, रचनात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। ये हजारों घंटों के गहरे अभ्यास और समझ का उसका नतीजा है। सोचिए, एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर को ये नहीं सोचना पड़ता कि घोड़ा कैसे चलता है। उनका दिमाग उस बुनियादी काम से आजाद है, इसलिए वो ऊर्जा नए पैटर्न और रणनीतियां सोचने में लगती है। तो इसी बिंदु पर एक शिष्य एक गुरु बनता है। बिल्कुल। उसने पहले नियम सीखे, उन पर महारत हासिल की और अब वो उन नियमों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ने के लिए तैयार है जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन इस पूरी यात्रा में दुश्मन भी कम नहीं है। बहुत है। और स्रोत 5वें बिंदु पर आज के समय के सबसे बड़े दुश्मनों की बात करता है, प्रतिरोध और भटकाव। और सच कहूं, कल ही मैं एक जरूरी काम कर रही थी और सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाया और आधे घंटे बाद खुद को किसी रील पे हंसते हुए पाया। ये भटकाव बहुत चालाक दुश्मन है। आपका ये अनुभव हम सबका अनुभव है। हाँ। स्रोत साफ तौर पर 3 बड़े दुश्मनों का जिक्र करता है। भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन, तुरंत सराहना की चाह यानी इंस्टेंट वैलिडेशन, और अल्पकालिक सफलता, शॉर्ट टर्म सक्सेस। बिल्कुल। महारत के लिए जिस तरह की गहरी एकाग्रता या डीप फोकस की जरूरत होती है, आज की दुनिया का पूरा ढांचा ही उसके खिलाफ बना है। सही बात है। हर कुछ मिनट में एक नया नोटिफिकेशन, एक नया ईमेल, एक नया ट्रेंड। ऐसे माहौल में घंटों तक किसी एक चीज पर ध्यान लगाना एक असाधारण काम बन गया है। और यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन का वो शक्तिशाली विचार आता है जो स्रोत में दिया गया है, जो व्यक्ति गहराई में जाता है वही ऊपर उठता है। इसका मतलब साफ है, जो इन भटकाओं से लड़कर अपने काम में गहरा उतर पाता है वही भीड़ से अलग होकर कुछ असाधारण कर पाता है। बाकी सब सतह पर ही तैरते रह जाते हैं। हाँ। और ये प्रतिरोध सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी भी है। जब काम मुश्किल होता है या बोरिंग लगने लगता है तो हमारा मन आसान रास्ता खोजता है। फोन उठा लेना। हाँ, फोन उठा लेना या कुछ और करने लगना, ये उसी अंदरूनी प्रतिरोध से बचने का तरीका है। इसलिए महारत की लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है, ये अपने मन के इन भटकावों से लड़ने की भी है। ये आसान और मजेदार की जगह
जरूरी और मुश्किल को चुनने की लड़ाई है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो महारत की एक नई परिभाषा उभर कर आती है। ये सिर्फ किसी काम में अच्छा होना नहीं है। नहीं। ये धैर्य, अनुशासन और गहराई का एक संगम है। और सबसे जरूरी, ये लंबे समय तक एक ही दिशा में टिके रहने की क्षमता है। तब भी जब दुनिया आपको 100 अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हो। हाँ, बिल्कुल। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इस मैराथन में रफ्तार से ज्यादा जरूरी है लगातार दौड़ते रहना, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। ये एक मानसिकता है। हाँ, एक माइंडसेट है जो कहता है कि मैं आज के छोटे-मोटे फायदों के लिए अपने लंबे लक्ष्य का बलिदान नहीं करूंगा। मुझे स्रोत की ये आखिरी पंक्ति इस पूरी प्रक्रिया का सार लगती है। ये चमकने से पहले लंबे समय तक तपने की प्रक्रिया है। वाह। हर कोई चमकना चाहता है, लेकिन कोई उस गुमनामी और मेहनत की भट्टी में तपना नहीं चाहता। सही बात है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये प्रक्रिया सिर्फ करियर या किसी प्रोफेशनल काम के लिए ही नहीं है। ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट है। जैसे? चाहे वो कोई कला हो, रिश्ते हो या खुद को एक बेहतर इंसान बनाना हो। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो जाते जाते स्रोत से एक प्रेरणादायक अंतिम संदेश है। अगर कोई सच में किसी क्षेत्र में महान बनना चाहता है तो उसे जल्दी नहीं भागना चाहिए। सीखना होगा, झेलना होगा और टिके रहना होगा, क्योंकि महारत उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। और मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या? इस तुरंत चाहिए, जहां सब कुछ इंस्टेंट है, हम सब कहीं ना कहीं सतही होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम जानबूझकर अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा कोना चुन सकते हैं जहां हम इस धीमे और गहरे रास्ते पर चलने का प्रयोग करें? एक प्रयोग। हाँ, वो कौन सी एक छोटी सी स्किल या हॉबी हो सकती है जिस पर अगले 6 महीने बिना किसी बाहरी सराहना की उम्मीद के सिर्फ गहराई में उतरने के लिए काम किया जाए? उस रास्ते पर पहला कदम क्या होगा?